गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं फास्फेट मेटाबॉलिज्म की। फास्फेट की मेटाबॉलिज्म शरीर में कैसे रेगुलेट होती है और किस वजह से फास्फेट बढ़ जाता है, और अगर फास्फेट बढ़ गया है तो क्या करें, और अगर फास्फेट कम हो गया है तो क्या करें। पूरी बात ठीक से समझते हैं। देखिए, जो फास्फेट है क्रूशियल कंपोनेंट है और कैल्शियम के साथ में काम करता है। जो फास्फेट है वो एनर्जी कंपोनेंट्स भी बनाता है, एटीपी भी बनाता है। एटीपी शरीर के लिए एनर्जी का काम करता है और उसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, यानी 3 फास्फेट मिलते हैं, एक दूसरा केमिकल है एडेनिन के साथ, तब बनता है एटीपी बनता है। तो एटीपी बनना जरूरी है ताकि मेटाबॉलिज्म ठीक से चले। अगर फास्फेट एबनॉर्मल हुआ, कम या ज़्यादा हुआ, तो मेटाबॉलिज्म भी एबनॉर्मल हो जाएगी, और अगर मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल होगी तो उसी का जो रिजल्ट है वही डिजीज है, वही बीमारियां हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सीरम फास्फेट रेगुलेटेड बाय पैराथायराइड हार्मोन एंड विटामिन डी। पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी से रेगुलेट होता है फास्फेट। पैराथायराइड हार्मोन, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है ना, जहाँ पे आप कॉलर बंद करते हैं, यहीं पे थायराइड ग्लैंड है। इसमें 4 लोब होते हैं, हर एक लोब में एक छोटी छोटी ग्लैंड पाई जाती है, उसको पैराथायराइड बोलते हैं। तो यूँ समझ लीजिए, थायराइड का के साथ लगी हुई एक और ग्लैंड है जिसको पैराथायराइड बोलते हैं। पैराथायराइड कैल्शियम और फास्फेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और विटामिन डी भी। तो दोनों एक साथ एक कंपोनेंट के लिए, एक मेटाबॉलिज्म के लिए काम करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी। तो इस तरह से बॉडी में नॉर्मल फास्फेट लेवल बैलेंस रहता है और कैल्शियम लेवल भी बैलेंस रहता है। और कैसे रेगुलेट करते हैं ये दोनों, ये जो पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी फास्फेट लेवल को कैसे बैलेंस करते हैं, उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन से कितना एब्जॉर्ब होगा, और दूसरा रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, किडनी से कितना रीएब्जॉर्ब होगा। तो इस तरह से बैलेंस करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के ब्लड में फास्फेट लेवल बढ़ा हुआ है ना, तो ये दोनों जो हार्मोन है ना, पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी है, ये सब क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन को कम करेंगे, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी ज्यादा है, तो एब्जॉर्प्शन को कम करेंगे ना। और किडनी से रीएब्जॉर्प्शन, ब्लड में अगर बढ़ा है तो किडनी से रीएब्जॉर्प्शन कम होगा ताकि वो शरीर से बाहर निकले ना। तो इस तरह से रेगुलेट करते हैं। और अगर मान लीजिए कैल्शियम, सॉरी, जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है रेगुलेट करते हैं फास्फेट के मेटाबॉलिज्म को। अगर फास्फेट कम हो गया शरीर में, अगर फास्फेट ब्लड में कम हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे। ये जो दोनों हार्मोन और विटामिन हैं, ये मिल करके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा करेंगे और किडनी से रीएब्जॉर्प्शन को, ताकि नॉर्मल लेवल ब्लड में बना रहे और उससे मेटाबॉलिज्म ठीक से चलेगी। कुछ लोगों में ये जो पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है, उस वजह से भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और अगर इनकी अधिकता हो जाएगी तो भी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, जो नॉर्मल पैरामीटर है, इससे कम हो जाना भी बीमारी है और ज़्यादा हो जाना भी बीमारी है। तो इस तरह से ये दोनों पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन डी फास्फेट को बॉडी में बैलेंस करते रहते हैं। तो देखिए, 85% फास्फेट जो है बोन और टीथ में पाया जाता है। बॉडी का जो टोटल फास्फेट 85% है हड्डियों में और दांत में पाया जाता है, और रिमेनिंग जो 15% है वही सेल में पाया जाता है, या यूँ समझ लीजिए कि ब्लड में पाया जाता है। तो 15% का ही कुल लेखा जोखा है कि बीमारियां हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से 15% में अगर बात किया जाए तो नॉर्मल लेवल जो ब्लड में है 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर 100 ml है। यानी अगर आप 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें जो फास्फेट का लेवल है 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर 100 ml है। और यूरिन की अगर बात करें तो यूरिन में 13 से 42 मिलीमोल पर डे, यानी एक दिन में 13 से 42 मिलीमोल बाहर निकलना चाहिए। अगर यूरिन में ज़्यादा निकलने लगा तो उसको बोलते हैं फास्फेट्यूरिया। फास्फेट इन यूरिन इज नोन एज फास्फेट्यूरिया। तो इस तरह से सफ़ेद तलछट सी डिपॉजिट हो जाती है जब यूरिन पास करते हैं। सफ़ेद तलछट जब डिपॉजिट हो जाती है
उसके लिए और रीजन है, प्रोटीन भी पास हो सकती है, तो प्रोटीनूरिया भी होती है। प्रोटीन अगर पास होगी तो प्रोटीनूरिया, फास्फेट पास होगा तो फास्फेट्यूरिया। तो देखिए, चाहे प्रोटीन बाहर निकले, चाहे एक्सेस अमाउंट में फास्फेट बाहर निकले, अगर इससे ज़्यादा फास्फेट बाहर निकलता है तो भी दिक्कत आएगी ना। तो फास्फेट के लेवल को कम हो जाना भी दिक्कत है और बढ़ जाना भी दिक्कत है। तो देखिए, अगर फास्फेट का लेवल बढ़ गया है तो क्या दिक्कत होगी। तो देखिए, हाई फास्फेट में किडनी डैमेज होने लगेगी। कैसे डैमेज हो जाती है, यूँ समझ लीजिए कि किडनी एक फिल्टर करने वाला ऑर्गन है ना। अगर उसको मोटा ब्लड मिलेगा तो उसको फिल्ट्रेशन में दिक्कत आएगी नहीं भाई, ब्लड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मोटा ब्लड हो जाएगा तो फिल्टर करने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से किडनी धीमे धीमे क्या होती रहती है, डैमेज होती रहती है ना। तो अगर हाई फास्फेट है तो किडनी डैमेज होगी और रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और फास्फेट दोनों एक दूसरे के कोलैबोरेशन में काम करते हैं। तो अगर फास्फेट बढ़ा तो कैल्शियम भी बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा, तो हार्ट डिजीज क्रिएट हो सकती हैं और बोन और मसल्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे बोन में स्पर बन जाएगा तो एड़ी उड़ी में दर्द होता रहता है, तो बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गई है। दरअसल हड्डी बढ़ती नहीं, उसका कैल्शियम बढ़ जाता है। तो इस तरह से हाई फास्फेट भी शरीर के लिए नुकसानदेह है और लो फास्फेट भी शरीर के लिए नुकसानदेह है। लो फास्फेट अगर हो जाएगा तो बोन में दर्द होता रहेगा और फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाएगी, जो ओल्ड एज में आसानी से देखा जाता है कि सीढ़ी पर से गिर जाने से या फिर बाथरूम में गिर जाने से फ्रैक्चर हो जाता है। और मस्कुलर वीकनेस, मसल्स में कमजोरी आ जाएगी। और स्टूपर, कोमा और डेथ, मतलब बड़बड़ाना या फिर कोमा में चले जाना या फिर फाइनली डेथ हो जाना। तो ये सब सिम्टम्स हैं हाई फास्फेट के और लो फास्फेट के। तो जिनको भी फास्फेट की प्रॉब्लम है, फास्फेट लेवल जिनका बढ़ा हुआ है, उनको जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, मट्ठा या फिर इससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें उसको नहीं खाना है। और जिनका फास्फेट लेवल अगर कम है तो सब सेवन कर सकते हैं, ताकि इनमें से फास्फोप्रोटीन मिलती है। तो जो मिल्क हैं और मिल्क प्रोडक्ट हैं उन सबको न लें अगर फास्फेट लेवल बढ़ा हुआ है तो, लेकिन अगर कम है तो आप इन सब का सेवन कर सकते हैं। और फास्फेट का लेवल चाहे ज़्यादा हो या कम हो, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है लिसिथिनम। लिसिथिनम 6 CS पोटेंसी का आप ले लीजिए। इसका 2 बूंद 3 टाइम लीजिए, सुबह दोपहर शाम जीभ पर लीजिए। तो इस दवा से फास्फेट का जो इम्बैलेंस और एबनॉर्मलिटी है मेटाबॉलिज्म में, वो ठीक हो जाएगी। इसी तरीके के और दवाइयाँ हैं, तो यहाँ पे सभी कंडीशन को इंक्लूड नहीं किया सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ जैसे फास्फेट निकल रहा है, प्रोटीन भी निकल सकती है या फिर और कोई दिक्कत हो सकती है। तो अगर कई डिजीज कंडीशन आपस में कंबाइन है तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा बेहतर सहायता के लिए। अदरवाइज इस दवा को आप यूज़ करें, लिसिथिनम बहुत अच्छा कंट्रोल, फास्फेट के कंट्रोल में बहुत अच्छे से यूज़ की जाती है। तो किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप ले लीजिए लिसिथिनम 6CH यानी 6 पोटेंसी का आप ले लीजिए, 2 बूंद सुबह दोपहर शाम खाली पेट जीभ पर लीजिए। तो इस तरह से फास्फेट की मेटाबॉलिज्म है और उसको बैलेंस करने के लिए, शरीर को एक्टिवेट करने के लिए इस दवा को यूज़ करने की ज़रूरत है आपको। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है और दूसरों की जानकारी भी बढ़ती है। इस तरह से आपने वीडियो पूरा देखा, थैंक यू।